नमस्ते दोस्तों, ये मेरी कहानी का दूसरा पार्ट है। तो आप प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेना। तुमने उसे पास आने का अवसर दिया होगा। मैंने उसे गहराई से देखा नहीं। हम लोग डांस कर रहे थे, तभी बीच में वह आया और मुझे ऐसा कहकर चला गया। मैंने उसे आश्वस्त किया कि कुछ लड़के अपना प्रभाव जमाने के लिए बेबाक हरकत करते हैं। फिर शादी वगैरह में तो दूल्हे के मित्र और दुल्हन की सहेलियों की नोकझोंक चलती ही रहती है। परंतु 2 दिनों बाद ही प्रभाकर हमारे घर आ गया। उसने मुझसे भी बातें की और बिट्टी से भी। मैंने लक्ष्य किया कि बिट्टी उससे कम समय में ही खुल गई है। फिर तो प्रभाकर अक्सर ही मेरे सामने ही आता और मुझसे तथा बिट्टी से बतियाकर चला जाता। बिट्टी के कॉलेज के और मित्र भी आते थे, इस कारण प्रभाकर का आना भी मुझे बुरा नहीं लगा। जिस दिन बिट्टी उसके साथ शीतल पेय कॉफ़ी पीने गई, मुझे बता देती। एक आध बार वह अपने भाई को लेकर भी आया था। इस दौरान शायद बिट्टी सुरेश को कुछ भूल सी गई। सुरेश भी पढ़ाई में व्यस्त था। फिर प्रभाकर की भी परीक्षा आ गई और वह भी व्यस्त हो गया। बिट्टी अपनी पढ़ाई में लगी थी। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। बिट्टी बीएड करने लगी। उसके विवाह का जिक्र मैं पति से कई बार कर चुकी थी। लड़का पति के रूप में पसंद हो तो बता दें। फिर तो 1 सप्ताह पूर्व की वह घटना घट गई जब बिट्टी ने स्वीकारा कि उसे प्रेम है, पर किससे वह निर्णय नहीं ले पा रही। सुरेश के परिवार से मैं खूब परिचित थी। प्रभाकर के पिता से भी मिलना ज़रूरी लगा। पति को जाने का अवसर जाने कब मिलता, इस कारण प्रभाकर को बताए बगैर मैं उसके पिता से मिलने चल दी। बेहतर आधुनिक सुविधाओं से युक्त उनका मकान न छोटा था न बहुत बड़ा। प्रभाकर के पिता का अच्छा खासा व्यापार था। पत्नी को गुजरे 5 वर्ष हो चुके थे। बेटी कोई थी नहीं। बेटों से उन्हें बहुत लगाव था। इसी कारण प्रभाकर को भी विश्वास था कि उसकी पसंद को पिता कभी नापसंद नहीं करेंगे। वे बोले, मैं बिट्टी से मिल चुका हूँ, प्यारी बच्ची है। इधर उधर की बातों के बीच ही उन्हें संकेत में मुझे बता दिया कि प्रभाकर की पसंद से इन्हें इनकार नहीं। और प्रत्यक्ष रूप से मैंने भी जता दिया कि बिट्टी की माँ हूँ और किस प्रयोजन से उनके पास आई हूँ। कहाँ खोई हो माँ? कमरे से बाहर निकलते हुए बिट्टी बोली। मैं चौंक पड़ी। रजनीगंधा की डलियों के पकड़े कब से मैं भावुश खड़ी थी। चलचित्र सा घूमता चला गया। कहानी पूरी नहीं हो पाई थी, अंत बाकी था। जब घर में प्रभाकर और सुरेश ने एक साथ प्रवेश किया तो यूँ प्रतीत हुआ मानो दोनों एक ही डाली के फूल हों। दोनों ही सुंदर और होनहार थे और बिट्टी को चाहने वाले। प्रभाकर ने तो बिट्टी से विवाह की इच्छा भी प्रकट कर दी, परंतु सुरेश अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होने के कारण उचित मौके की तलाश में था। सुरेश ने झुक कर मेरे पांव छुए और बिट्टी को एक गुलाब का फूल पकड़ाकर उसका गाल थपथपा दिया। आते समय बगीचे पे नज़र पड़ गई, तोड़ लाया। प्रभाकर ने मुझे नमस्ते किया और पूरे घर में नाचते हुए रसोई में प्रवेश कर गया। उसने 2-4 चीज़ें चखी और फिर बिट्टी के पास आकर बैठ गया। मैं भोजन की अंतिम तैयारी में लग गई और बिट्टी ने संगीत की एक मीठी धुन लगा दी। प्रभाकर के पांव बैठे बैठे ही थिरकने लगे। सुरेश बैठक में आते ही रैक के पास जाकर खड़ा हो गया और झुक कर पुस्तकों को देखने लगा। वह जब भी हमारे घर आता, किसी पत्रिका या पुस्तक को देखते ही उसे उठा लेता। वह संकोची स्वभाव का था। भूखा रह जाता, मगर कभी उसने मुझसे कुछ मांग कर नहीं खाया। मैं सोचने लगी, क्या सुरेश के साथ मेरी बिट्टी खुश रह सकेगी? वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है। संभवतः इंटरव्यू भी उत्तीर्ण कर लेगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बनने की गरिमा से युक्त सुरेश बिट्टी को कितना समय दे पाएगा? उसका ध्येय भी मेरे पति की तरह दिन रात अपनी उन्नति में लगा रहेगा, जबकि प्रभाकर का भविष्य बिल्कुल स्पष्ट है। सुरेश की गंभीरता बिट्टी की चंचलता के साथ कहीं फिट नहीं बैठती। बिट्टी की बात बात में हंसने चहकने की आदत है। यह बात कल को अगर सुरेश के व्यक्तित्व की गरिमा को खटकने लगी तो क्या होगा? बिट्टी के लिए सिर्फ शब्दों से ही नहीं, वह भाव से भी प्रेम दर्शाने वाला पति प्रभाकर साबित होगा। वही उसका प्यार है। यदि उसे सुरेश से प्यार होता तो वह प्रभाकर की तरफ कभी नहीं झुकती। यह आकर्षण नहीं, प्रेम है।